नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस समय की बड़ी खबरों का, जिनसे आपका होता है सीधा सरोकार। बात सबसे पहले किसानों की करेंगे। नए कृषि कानून पर करीब 1.5 महीने से सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। किसानों और सरकार के बीच ये 10वें दौर की बातचीत होगी, जिसमें सरकार को उम्मीद है कि शायद इस बैठक के बाद कुछ हल निकल सकेगा। दूसरी खबर, कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को दिल्ली से कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में 825 की जगह 311 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। लखनऊ में अब 16 की जगह 11 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। सभी जिलों में वैक्सीन पहुंचा दी गई है। तीसरी खबर, 15 जनवरी का दिन भारतीय सेना के लिए बेहद खास है। इस दिन भारतीय थल सेना आर्मी डे के रूप में मनाती है। भारतीय सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। चौथी खबर, मुरादाबाद में आज इंडिया न्यूज का अधिवेशन है, जिसमें जिले के कई सियासी दिग्गज शिरकत करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम में कला, साहित्य और खेल के लोगों का भी समागम होगा। बुलेटिन की शुरुआत इन्हीं बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए पहली खबर का रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया। ऑटो रिपेयरिंग दुकानों में बदमाशों ने लूटपाट की। दुकान में रखी कीमती सामान लेकर बदमाश रफू चक्कर हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट भी की। सूरजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया, लूटपाट की है। ऑटो रिपेयरिंग दुकानों में बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। दुकान में रखी कीमती सामान ले उड़े बदमाश। साथ ही अगर विरोध किया गया तो बदमाशों ने मारपीट भी की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको ग्रेटर नोएडा से हम दे रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हौसले बदमाशों के बुलंद हैं। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया, वहां पर चोरी की है। ऑटो रिपेयरिंग दुकानों में बदमाशों ने लूटपाट की है। दुकान में रखी कीमती सामान बदमाश ले उड़े। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट भी की। ग्रेटर नोएडा से संवाददाता रजत फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रजत, क्या कुछ जानकारी इस लूटपाट की घटना को लेकर? जी बिल्कुल, ये मामला देर रात का है, जो कि ऑटो रिपेयरिंग दुकान जो कि सूरजपुर में स्थित है। वहां पर कुछ बदमाश आते हैं। पहले जो ऑटो रिपेयरिंग का जो कार्यकर्ता है उसके साथ पहले बदतमीजी करते हैं, फिर मारपीट भी करते हैं। उसके बाद जो वहां पर दुकान में रखा कैश वो लेकर फरार हो जाते हैं। जो 3 दुकानें हैं, हालांकि अभी मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी रात में, और बदमाश थे उनकी तलाश में जुटी हुई। लेकिन जिस तरह से पुलिस कमिश्नरी जिले में लागू हुई, उसके बावजूद भी थाने से 500 किलोमीटर दूरी पर यह घटना को अंजाम दिया जाता है। ये बड़ा सवाल है पुलिस विभाग से कि आखिर बदमाश कितने हौसले बुलंद कैसे है। जहां पर ये घटना हुई है वहां पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है गोल चक्कर पर। उसके बावजूद भी कुछ बदमाश आते हैं रात के समय, जो लूट की घटना है वो अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस को पता भी नहीं चलता है इस मामले की। फिलहाल जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है पुलिस। लेकिन रजत, यहाँ पर 3 चीजें बेहद अहम हैं। एक तो 3 दुकानों में एक साथ लूटपाट बदमाशों ने की है। दूसरा ये कि अगर विरोध किया गया तो मारपीट की खबर भी सामने आ रही है। और तीसरा ये भी कि पुलिस व्यवस्था पर यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं। थाने से अगर कुछ ही दूरी पर इस तरह की वारदात हो, और खासकर वो इलाका जहां पर पुलिस की मुस्तैदी हमेशा रहने के दावे किए जाते हों, तो अपने आप में ये खुली चुनौती पुलिस और कानून के लिए है। रजत जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, थाने से 500 मीटर की दूरी पे घटना हुई है। जहां पर घटना हुई वहां पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहता है, क्योंकि सूरजपुर गोल चक्कर है, वहां पर ट्रैफिक एरिया है, वहां पर पुलिस हमेशा तैनात रहती है। उसके बावजूद भी बदमाश आते हैं, पहले मारपीट करते हैं, उसके बाद जो दुकान में कैश रखा है वो फरार हो जाते हैं। पुलिस वहीं पर तैनात रही, उसको सूचना तक नहीं मिलती है, मतलब उसको कोई भी जानकारी नहीं होती कि हमारे 10 कदम की दूरी पर एक लूट की घटना अंजाम दिया जाता है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था पर कि जिले में कमिश्नरी सिस्टम लागू है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहती है, उसके बावजूद भी एक जो बदमाश आते हैं पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन फिलहाल जो चौकी है, चौकी पर जो पीड़ित है वो जाते हैं और फिलहाल जो मामले को दर्ज कर लेते हैं। जल्द ही जो आरोपी है उनको पकड़ने की बात कह रही है पुलिस।
बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए रजत। नए कृषि कानून पर करीब 1.5 महीने से सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। किसान अब भी कानून रद्द करने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं। उन्होंने इस समस्या के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई 4 सदस्यीय कमेटी को भी खारिज करते हुए इससे किसी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। इस बीच आज एक बार फिर से किसान और केंद्र सरकार आमने सामने होंगे। किसानों और सरकार के बीच ये 10वें दौर की बातचीत होगी, जिसमें सरकार को उम्मीद है कि शायद इस बैठक के बाद कुछ हल निकल सकेगा। लेकिन किसान नेताओं का रुख बेहद साफ है। बैठक से पहले उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की हुई है। किसान संगठनों के नेताओं का कहना है कि ये बैठक सिर्फ खानापूर्ति भर है। 8वें दौर की बातचीत के बाद ही किसानों ने अगली बैठक को एक औपचारिक बैठक बताया था। तो आज 10वें दौर की बातचीत सरकार के साथ किसानों की होनी है, लेकिन किसानों का रुख स्पष्ट है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये गतिरोध जारी रहेगा। और इसी खबर पर संवाददाता जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। जतिन, क्या कुछ अपडेट है इस आंदोलन को लेकर? किसान क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी रुख साफ है, कानून वापस, उससे कम पर कोई बात नहीं। आज 10वें दौर की बातचीत है। जतिन, बिल्कुल, देखिए 10वें दौर की बातचीत है। इससे पहले सर्वोच्च अदालत का एक फैसला भी आया जिसमें क्योंकि किसानों के पक्ष में वो फैसला है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि इस फैसले को नहीं मानेंगे। तो उनका कहना है कि जो कानून होल्ड किए गए हैं वो होल्ड के लिए यहाँ पर आंदोलन करने नहीं आए हैं। बात सस्पेंशन पर नहीं बनेगी, बात रिपील पर बनेगी, यानी कि तीनों कानून पूरी तरह से रद्द हो और साथ ही साथ एमएसपी पर कानून बने। तो कुल मिलाकर ये उनकी मांग है जिस पर वो यस और नो पर ही आज बात करने के जाएंगे। ये बात पहले से ही राकेश टिकैत ने साफ कर दी है कि ये बात आज भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार संशोधन पर बात करेगी, लेकिन हम बात करेंगे कानून, जो तीनों कानून है वो निरस्त हो। तो ऐसे में ना तो सरकार मान रही है और न ही किसान मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात तो बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन निगाहें जरूर आज की जो वार्ता पर टिकी हुई है, क्योंकि देखिए 9 दौर की वार्ता कम नहीं होती। 50 दिन से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है और किसान लगातार बैठे हैं और उनकी संख्या ही बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर एक तरफ से तो कहीं ना कहीं किसी को पीछे हटना होगा, लेकिन सवाल ये है कि पीछे कौन हटेगा? क्या सरकार हटेगी? क्या सरकार कानून रद्द करने पर तैयार होगी? ये तमाम सवाल निश्चित तौर पर सभी के जहन में, तो देखना ही होगा कि आज क्या कुछ होता है। जी जतिन, किसान खानापूर्ति इस बैठक को बता रहे हैं, लेकिन पिछले जब 9वें दौर की बातचीत हुई थी उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था, उम्मीद जताई थी कि 10वें दौर की बातचीत से कुछ हल जरूर निकलेगा। देखिए, बिल्कुल उम्मीद तो निश्चित तौर पर जब हम किसानों से बात करते हैं वो सकारात्मक रुख दिखाते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि अभी बातचीत नहीं बनेगी। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना होता है कि करना तो सरकार को ही है, क्योंकि देखिए कमेटी जो सीबीआई ने कमेटी की बात कही थी और जो कमेटी बना दी गई थी उसके सामने भी जाने को तैयार नहीं है किसान, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके सदस्य है कमेटी के, वो कृषि कानून के पहले पक्ष में बात कर चुके हैं, तो इसलिए वो कमेटी के सदस्यों के सामने, कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि जो कुछ हल है वो निकल जाएगा, तो ये निश्चित तौर पर गेंद सरकार के पाले में है। लेकिन क्योंकि किसान एक बात पूरी तरह साफ कर चुके हैं कि तीनों कानून रद्द होंगे तभी बात आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो वहीं बैठे हैं। जी जतिन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, इस बातचीत के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर कपड़े की एक दुकान में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर विभाग की 3 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सहारा टावर के पास कपड़े की दुकान है जिसमें ये आग लगी थी। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। फायर विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत इन गाड़ियों को करनी पड़ी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सहारा टावर के पास कपड़े की दुकान में आग लगी थी, जिसमें नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। रवि जुड़ गए हैं फोन लाइन पर संवाददाता। रवि, क्या अपडेट है? आग कैसे लगी? नुकसान कितना हुआ? क्या जानकारी?
देखिए, लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में कपूरथला के पास सहारा टावर है, इसके पास एक कपड़े की दुकान में ये आग लगी थी। इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कपड़े की जो दुकान में धुआं जब निकलने लगा तब आसपास के लोगों ने इस जानकारी स्थानीय पुलिस को और दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि मार्केट में आग के इसके अलावा जो दुकानें हैं उस तक पहुंचने से पहले, यानी कि आसपास जो दुकानें थी वहां तक भी आग पहुंच सकती थी, लेकिन समय से ही वहां पर दमकल गाड़ियां पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिल्कुल। नुकसान कितना हुआ और क्या कुछ दुकान मालिक की ओर से कहा जा रहा है, कोई अपडेट रवि? देखिए, देर रात का मामला है और उस वक्त दुकान बंद थी। बताया जा रहा है दुकान में कोई मौजूद नहीं था। हालांकि अब कितना नुकसान हुआ ये तो सुबह के वक्त जब आकलन होगा तो बताया जा सकेगा, लेकिन जरूर है कि दुकान में रखा हुआ जो सामान था यानी कपड़े वगैरह थे वो जल गए हैं। उसके अलावा समय से जब दमकल गाड़ियां पहुंच गई तो आसपास की दुकानों पर आग नहीं पहुंच सकी, पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि दुकान का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को कोई उससे नुकसान नहीं हुआ है। रवि, कितनी गाड़ियां पहुंची थी फायर ब्रिगेड की? बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत भी करनी पड़ी थी फायर विभाग को आग पर काबू पाने के लिए। देखिए, करीब 3 गाड़ियां दमकल विभाग की मौके पर पहुंची थी और पुलिस के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। लेकिन हालांकि आग जिस तरीके से बढ़ रही थी उससे आसपास की दुकानों पर भी आग लगने का डर था, लेकिन पहले ही दमकल की गाड़ियों ने, पहले ही जो दमकल कर्मी उनकी सतर्कता से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। यानी कि जो कपड़े की दुकान थे उसको ही नुकसान हुआ, आसपास की दुकानों को नुकसान होने से बचा लिया गया। हालांकि इसमें किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ये जो जानकारी मिली है। वही अभी इस आग लगने की वजह क्या थी इसकी जानकारी करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को दिल्ली से कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने के बाद देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। तो वहीं प्रदेश में 825 की जगह 311 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। लखनऊ में अब 16 की जगह 11 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। सभी जिलों में वैक्सीन पहुंचा दी गई है। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोएडा, सहारनपुर, बदायूं, बुलंदशहर, आगरा, गाजियाबाद, श्रावस्ती और सीतापुर, जहां पर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और कल प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। यानी कि वैक्सीनेशन की शुरुआत जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, सब जगह वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, टीकाकरण लगना शुरू हो जाएगा। और लखनऊ से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या तैयारी वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, बताना चाहेंगे टीकाकरण कक्ष से लेके वैक्सीनेशन तक, यानी कि जो रिजर्व रूम है, जो अस्पताल हैं, वो आपने अभी बताया। लखनऊ के जो 11 अस्पताल हैं ऐसे हैं कि जिनमें कल सुबह से शुभारंभ होगा और प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार होगा। कितने बजे वो हरी झंडी देते हैं समय अनुसार, हालांकि 10:30 बजे का समय दिया गया है। उसके बाद लखनऊ में ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। उसके साथ पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 852 केंद्र बनाए गए हैं, जो कि 16 जनवरी को ये शामिल होंगे। उसके बाद ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण की बात करते हैं तो उसमें 3000 से लेके यानी 9 लाख और 18 लाख तक लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो तैयारी बिल्कुल पूरी है और इसको ये कह सकते हैं कि बस प्रधानमंत्री के संबोधन का सुबह का इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। वैक्सीनेशन को लेकर जो सावधानियां हैं बरतने के लिए, वो कक्ष रूमों में सर्विलांस सिस्टम हो, लोगों को कैसे बुलाना है, उनका बीपी और कैसे क्या चेक करना है, उनको कितने मिनट तक उसको रूम में बैठालना है, तो ये सारी तैयारियां जमीनी स्तर पर तैयार हो चुकी हैं। और यदि भारत बायोटेक वैक्सीन की बात करें तो चूंकि जब परसों वैक्सीन आई थी 1,40,000 आई थी, कल की तारीख में 20,000 वैक्सीन और आ चुकी है लखनऊ में, तो 1,60,000 वैक्सीन जो आ चुकी हैं वो लखनऊ की जनता को दी जाएंगी। सबसे पहले उसमें हेल्थ वर्कर ही हैं, जो कि अस्पताल के, निजी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल शामिल हैं उनके हैं। लखनऊ में टोटल
61 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं जिन पे कि वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जिसमें कि 31 अस्पताल जो सरकारी हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, राम मनोहर लोहिया है, पीजीआई है, केजीएमयू है, लोक बंधु है, तो इस प्रकार के अस्पताल शामिल हैं। और जिसमें 30 अस्पताल निजी अस्पतालों को भी डीएम ने शामिल किया है, चूंकि लखनऊ एक बड़ा शहर है और जो लोगों की बेचैनी है वैक्सीनेशन को लेकर, तो उसमें जो इंतजार है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए लोगों का, उसको लेकर साफ कर दी है तस्वीर। वहीं उन्होंने कल एक बड़ा बयान और दिया है डीएम अभिषेक प्रकाश ने कि जो थर्ड फेज होगा जिसमें सीनियर सिटीजन को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसमें संभवतः ये 30% जो वैक्सीनेशन होगा ये बिल्कुल फ्री होगा। हालांकि इसमें इन्होंने संभावना जताई है, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया है कि इसमें जल्द हम एक पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसमें के माध्यम से घर से बैठे सीनियर सिटीजन इसमें अपना ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और जल्द से जल्द उनको मैसेज के माध्यम से या फोन के माध्यम से केंद्रों में बुलाया जाएगा और वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये साफ हो चुका है कि कल 16 जनवरी को जो वैक्सीनेशन होने जा रहा है, ये देश में एक बड़ी खुशखबरी लेके आएगा, लोगों की चिंताएं दूर करेगा। कोरोना जैसी बड़ी महामारी से एक प्रकार से जंग जीतने की तैयारी हो चुकी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, देश हो, लखनऊ हो, सारी जगह अब कोरोना से जंग जीतने की बड़ी तैयारी के साथ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लखनऊ की जनता उसमें पूरा सहयोग करने को तैयार है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ये भी अपील कर रहा है कि जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता, जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी वो कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। 14 दिन बाद उनको फिर से वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये सारी तैयारियां जनता के हितों के लिए हैं और एक प्रकार के सरकार की जो मंशा थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य था, उसमें कोरोना पे नियंत्रण पाना और उसमें वैक्सीनेशन कराना एक बड़ी चुनौती है। उस चुनौती में अब ये देखना है कि कल से किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर पाती है और सरकार काम कर पाती है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। संवाददाता अभिषेक हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से तैयारियां, फिर क्या कुछ कल के दिन होने वाला है, वो लखनऊ से हम तक बता रहे थे। 16 जनवरी से कोरोना के खात्मे के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन आने के बाद लोगों में खासा उत्साह है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। देश का इंतजार अब खत्म हुआ, कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। सोनभद्र में मैं इस समय कैथी गांव में खड़ा हूं। यहां पर लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव वाले इकट्ठे हुए हैं और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सोनभद्र में कोरोना की वैक्सीन को भेजा है। देखिए किस तरह से लोग हाथों में पट्टियां लिए हुए हैं और धन्यवाद मोदी, धन्यवाद योगी जो लिखकर इन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। बिल्कुल देखिए गांव के ये सबसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको चलने तक की ताकत नहीं है, आज वो वैक्सीन को लेकर इतने उत्साहित हैं कि खुद वो खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आई लव मोदी, आई लव योगी, इस तरह की जो सिंबल्स लिए हुए हैं और तमाम लोगों को आप देख सकते हैं कि तमाम जितने लोग हैं वो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग इकट्ठे हुए हैं मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह का धन्यवाद, क्या है इनके मन में, क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामदेव। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ। क्या कोई खराब है तबीयत आपकी, क्या हुआ आपको? हाँ मतलब तो अभी आप यहाँ क्यों आए हैं? हैं? खुशी मनाने आए हैं। सोनभद्र आदिवासी इलाका भी है और ये लोग अपनी तरह से अब खुशी जाहिर कर रहे हैं और मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए तमाम महिलाएं भी बैठी हुई हैं, इस गांव की कैथी जो गांव है यहाँ की महिलाएं भी बैठी हुई हैं और लगातार ये बताया जा रहा है कि ये जब तक सुई नहीं लग जाएगी, वैक्सीन नहीं लग जाएगी, तब तक ये खुशी जाहिर करते हैं। निश्चित तौर पर कैथी ही नहीं, सोनभद्र नहीं, पूरा देश उत्साहित है और अपने अपने तरीके से खुशियां मना रहा है। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र। 15 जनवरी का दिन भारतीय सेना के लिए बेहद खास है। इस दिन भारतीय थल सेना आर्मी डे के रूप में मनाती है। भारतीय सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे परेड की सलामी लेंगे और सैनिकों को संबोधित करेंगे। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला ये कि 15 जनवरी 1949 के दिन से ही भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटिश थल सेना से मुक्त हुई थी। दूसरी बात, इसी दिन जनरल KM करियप्पा को भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इस दिन इस तरह लेफ्टिनेंट करियप्पा लोकतांत्रिक भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। KM करियप्पा किप्पर नाम से काफी मशहूर रहे। इस खास मौके पर पूरा देश सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस, शहीद जवानों की शहादत को याद करता है। देश भर में सेना की अलग अलग रेजिमेंट में परेड के साथ ही झांकियां भी निकाली जाती हैं। तो वहीं इस खास मौके पर फील्ड मार्शल KM करियप्पा परेड ग्राउंड पर सेना दिवस समारोह के
लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे मुरादाबाद अधिवेशन की। मुरादाबाद में इंडिया न्यूज का आज अधिवेशन है। कार्यक्रम में कई सियासी दिग्गज शिरकत करेंगे। कला, साहित्य और खेल के लोगों का भी यहां समागम होगा। मुरादाबाद की राजनीति पर बेबाक चर्चा होगी। मेहनती कोरोना वॉरियर्स की आवाज आज इंडिया न्यूज बनेगा इस अधिवेशन के जरिए। तो ये अधिवेशन आज मुरादाबाद में इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का होने जा रहा है, जिसमें कला, साहित्य और खेल के लोग एकजुट होंगे। यहां पर एक साथ एक मंच पर आपको नजर आएंगे। साथ ही पॉलिटिकल लोगों से भी आज बेबाक चर्चा होगी। और हमारे साथ मुरादाबाद से संवाददाता शाहनवाज जुड़ गए अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। शाहनवाज, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं अधिवेशन की, कितने बजे से अधिवेशन शुरू हो जाएगा? देखिए, आप बिल्कुल देश और दुनिया में पीतल के नाम से मशहूर मुरादाबाद में आज इंडिया न्यूज का अधिवेशन है। और मैं आपको यहाँ दिखाऊं, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सारी तैयारी यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रही हो। तैयारी पूरी हो चुकी है। 11 बजे हमारा पहला सत्र होगा, जिसमें पॉलिटिकल और प्रशासनिक लोग दीप प्रज्वलित करके यहाँ आज जो है कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल यहाँ जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आज मुरादाबाद में बात होगी मुरादाबाद के पीतल की, मुरादाबाद में बात होगी मुरादाबाद के विकास की, और मुरादाबाद में बात होगी रोजगार की। यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उस पर जनता यहाँ काफी प्रोग्राम को लेकर उत्साहित है। वो यहाँ कार्यक्रम में पहुंचने वाली है और जनता अपने जनप्रतिनिधियों से सीधा सवाल करेगी, आखिर मुरादाबाद की पीतल की हालत और पीतल की चमक पूरी दुनिया में फीकी क्यों होती चली जा रही है। मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद में लगभग 80,000 पीतल कारीगर हैं और मुरादाबाद में नोटबंदी और जीएसटी के बाद वो कहीं ना कहीं जो पीतल की चमक थी वो धूमिल हो गई है और पीतल का कारोबार पूरी तरह से मुरादाबाद का चौपट हो चुका है। तो यह जनता काफी उत्साहित है, यहाँ के कारोबारी काफी उत्साहित है कि वो यहाँ पहुंचने वाले जो आज उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और कई विधायक यहाँ पहुंचेंगे, उनसे सवाल करेंगे आखिर मुरादाबाद का जो पीतल है उसकी हालत इतनी खराब क्यों हुई और आगे मुरादाबाद के पीतल की जो स्थिति है वो कैसे सुधार में आएगी। तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात भी होगी, क्योंकि मुरादाबाद में विकास कार्यों को लेकर यहाँ के जो महापौर हैं विनोद अग्रवाल वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ के शहर के विधायक भी यहाँ पहुंच रहे हैं। कई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो जनता धीरे धीरे जुटनी शुरू हो गई है, क्योंकि तैयारियां आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, तैयारी पूरी हो गई है। और मेरे सहयोगी मेरठ से सनुज भी यहाँ पहुंच गए हैं और मैं यहाँ जो सवाल है जनप्रतिनिधियों से वो करने के लिए यहाँ सीधे तौर पर यहाँ पहुंचेंगे लोग और कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में यहाँ लोगों की पहुंचने की जो है अनुमान लगाया जा रहा है। जनप्रतिनिधि लगभग 10:30 के बाद यहाँ पहुंचने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि शाहनवाज पिछले जो काफी दिन रहे हैं वो बेहद अहम देश के लिए रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स पर भी आज चर्चा हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना साहस दिखाते हुए मरीजों की सेवा की और साथ ही कला, खेल, साहित्य जगत से तमाम लोग आज जब शामिल होंगे तो जाहिर तौर पर मुरादाबाद की राजनीति क्या कुछ कहती है ये भी इस पर चर्चा करना बड़ा अहम होगा और इस पर आज बेबाकी से चर्चा भी होनी है। शाहनवाज, देखिए, बिल्कुल साहित्यकारों की बात करें तो मुरादाबाद जिगर के शहर के नाम से भी मशहूर है और जिगर अगर शायरी की यह बात ना की जाए तो ये भी बेईमानी होगी। तो यहाँ साहित्यकारों का एक अलग से सत्र रखा गया है और यहाँ जो कोरोना वॉरियर्स है उनके लिए भी यहाँ जो है एक आधे घंटे का पूरा कार्यक्रम रहेगा और मुरादाबाद की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा होगी और पूरी तरह से यहाँ सारी तैयारी अभी कर ली गई है। मेरे सहयोगी सनुज भी मेरे साथ है और वो मेरठ से यहाँ जो जनप्रतिनिधि है मुरादाबाद की उनसे सवाल करने के लिए यहाँ आए हैं, आखिर मुरादाबाद की पीतल पर चर्चा होगी। सनुज, हाँ देखिए, जो इंडिया न्यूज का अधिवेशन है वाकई लोगों को इसका इंतजार है और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देखिए जो पीतल की चमक है वो पूरी दुनिया में यहाँ के लिए मशहूर है। यहाँ की जो कारीगर हैं उनको ऊपर वाले ने एक ऐसा हुनर दिया है कि जिसके सभी कदरदान नजर आते हैं। आज यहाँ मुरादाबाद के विकास पर बात होगी कि मुरादाबाद में जितना विकास हुआ कहीं उससे ज्यादा होना चाहिए था। क्या उसके पीछे की वजह रही कि मुरादाबाद में वो विकास नहीं हो पाया जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे, उनसे तमाम सवाल तमाम जवाब होंगे और सबसे बड़ी बात यह है
कि देखिए, एक खुशी की बात यह है कि कल से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, कोविड वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर यहां पर स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरीके से पूरा सिस्टम रहेगा। लोगों में खुशी का माहौल है कि जिस तरीके से 2020 कोरोना काल के बीच बीता, ऐसे में 2021 उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है और यहां पर उसको लेकर भी बात होगी, मुरादाबाद के विकास को लेकर बात होगी, जनप्रतिनिधियों से जनता सीधे सवाल पूछेगी। हम लोग भी जनता की सीधी आवाज बनकर सीधे सवाल पूछेंगे कि मुरादाबाद को जो उसका हक मिलना चाहिए था, आखिर वो हक उसको अब तक क्यों नहीं मिल रहा। क्या नई विकास की योजनाएं हैं, किस तरीके से योजनाएं परवान चढ़ेंगी, किस तरीके से अगर हम बात करें, देखिए स्मार्ट मीटरिंग चल रही है, बिजली विभाग किस तरीके से स्मार्ट मीटर लगा रहा है, तमाम स्मार्ट मीटर में दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसान आंदोलन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुरादाबाद से तमाम किसान संगठन लगातार क्योंकि ये मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं और इस बीच तमाम राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी आज चर्चा होनी है, तो आप जरूर इंडिया न्यूज के अधिवेशन से लगातार जुड़िए रहेगा। अलग अलग सत्र में अलग अलग क्षेत्र के लोगों से लगातार बातचीत आज पूरे दिन होती रहेगी। शहनवाज, आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही सनोज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।